जब तक हम लोग का इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट आएगा नहीं, मतलब सॉरी न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं, तब तक हम लोग रिएक्शन नहीं करा सकते। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला पार्ट, एक तो ये चीज जिसकी वजह से लिविंग ग्रुपेबिलिटी खराब हो रहा है, पहला चीज। और दूसरा, हम लोग का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो स्टेरिकली हिंडर्ड होता है। ये दो रीजन है जिसकी वजह से विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते। इनफैक्ट ये मॉलिक्यूल तो तुमको याद रखना ही रखना है, अराइल हैलाइड बोलो या हेलो एरिन्स बोलो, दोनों चलेगा, दोनों नाम में से कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल स्कूल में भी पूछेगा ये पार्ट SN1 या SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देता है, ध्यान रखना है इस चीज का, नोट करते जाओ। वीडियो दिख रहा है जी तुम लोगों को? आप दिख रहा है? इन दोनों के अलावा जो तीसरा कंपाउंड अपने को ध्यान रखना है, टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। अगर हम लोगों का टर्शियरी कार्बन है और इसके ऊपर हम लोग का हेलोजन वाला पार्ट है, इस चीज को हम लोग टर्शियरी या टर्ड ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं, टर्ड ब्यूटाइल हैलाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड हो या टर्ड ब्यूटाइल हैलाइड हो, इस केस में रिएक्शन नहीं हो पाता है। पहला रीजन जो अपने को ध्यान रखना है, लास्ट क्लास में मेंशन किया था कि कार्बन के ऊपर अगर 3 ग्रुप है तो इन 3 ग्रुप के बीच में से न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट को जाना होता है। अगर ये ग्रुप बड़ा होगा तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है वो हिंडर्ड होगा। ये चीज यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। इस केस में टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड वाले पार्ट में ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इज स्टेरिकली हिंडर्ड। स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब ग्रुप के साइज के वजह से एंटी बॉन्डिंग का जो ऑर्बिटल है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है, मतलब ग्रुप्स के साइज की वजह से वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच मुश्किल है। तो ABMO इज स्टेरिकली हिंडर्ड, पहला चीज। और दूसरा, ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल। जो ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट है वो अनस्टेबल नेचर का होता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनता तो है लेकिन बनने के बाद भी ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट अनस्टेबल होता है ड्यू टू वेरी हाई स्टेरिक क्राउडिंग। क्राउडिंग का मतलब हो गया भीड़ भाड़। अगर मान लो ट्रांजिशन स्टेट बन भी गया तो ट्रांजिशन स्टेट बनने का मतलब है कि कार्बन के ऊपर हम लोगों का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हट रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट आ रहा होगा। और इसके अलावा इस पे एक CH3 ग्रुप है, दूसरा CH3 ग्रुप है, तीसरा CH3 ग्रुप है। तो ग्रुप के बड़े साइजेस की वजह से काफी भीड़ भाड़ हो जाएगा यहाँ पे। जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, उसमें रिपल्शन का फैक्टर काफी हाई होता है। तो इस स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, स्टेरिक रिपल्शन के फैक्टर की वजह से अनस्टेबिलिटी काफी हाई होता है। और अगर अनस्टेबिलिटी हाई हुआ तो हम लोगों का एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम जो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम में हम लोग इस टाइप से डायग्राम मेंशन कर रहे हैं। जितना अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, ये उतना ही ऊपर जाएगा। अगर बहुत ऊपर चला गया तो फिर उस एनर्जी स्टेट में जा पाना मुश्किल होगा, इसलिए रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो ये दोनों रिएक्शन का मतलब दोनों रीजन को अपने को ध्यान रखना है। पहला रीजन कि हम लोग का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हिंडर्ड है, बट अगर इन केस इलेक्ट्रॉन पहुंच भी गया या न्यूक्लियोफाइल पहुंच भी गया तो भी रिएक्शन होना मुश्किल चीज है, क्योंकि हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। नोट करते जाओ। और इन दोनों स्ट्रक्चर के बाद फिर हम लोग तीसरा एक और स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं। उसमें तो रीजन केवल ये ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट ही होता है, मतलब हम लोग जब रीजन की बात कर रहे होते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट वाले रीजन से हम लोग कंपैरिजन करना होता है। थर्ड पार्ट मेंशन करो। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में एक कॉमन नेम सुना होगा, नियोपेंटाइल हैलाइड। तो नियोपेंटाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक कार्बन के ऊपर हम लोग के पास 3 कार्बन और एक कार्बन के ऊपर हेलोजन वाला पार्ट। इस चीज को हम लोग आराम से नियोपेंटाइल हैलाइड बोल सकते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जब हम लोग नियोपेंटाइल हैलाइड मेंशन करते हुए चलेंगे तो इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर दिक्कत नहीं है। कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो जैसे मान लो कार्बन के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रुप है
बट बाकी दोनों हाइड्रोजन है, तो इसके साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अप्रोच कर भी गया तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसमें दिक्कत है। ट्रांजिशन स्टेट में लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हटेगा, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट ऐड हो रहा होगा। इसके ऊपर हम लोगों का 2 हाइड्रोजन वाला ग्रुप दे रखा है, और इसके अलावा हम लोगों का नियोपेंटाइल में ये पूरा ग्रुप है। ये ग्रुप इतना बड़ा होता है कि वो रिपल्शन की वजह से हम लोगों के ट्रांजिशन स्टेट को बहुत ही अनस्टेबलाइज करके रखता है। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट बहुत अनस्टेबल होता है, इस एक चीज का ध्यान रखना होता है अपने को। इसके आगे का पार्ट उतना तो ध्यान रखने लायक चीज नहीं है, एक केवल केस याद रखना होगा, लेकिन मतलब उसके बाद फिर याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अगर केस रहा तो ठीक है, कॉपी पलट पलट के देखते रहेंगे तो याद हो ही जाएगा अपने आप, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नोट कर लेते हैं पार्ट को पहले। इसके आगे के एक केस में हम लोग ये पार्टिकुलर केस ले सकते हैं, कार्बन के ऊपर अगर पुअर लिविंग ग्रुप रहा, पुअर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट जैसे OH माइनस वाला पार्ट हो गया, या फ्लोरीन हो गया, या NH2 हो गया, इस तरह के, या फिर OR ग्रुप हो गया, इस तरह के अगर लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप हटेगा ही नहीं। अगर लिविंग ग्रुप हटेगा ही नहीं तो रिएक्शन कहाँ से हो पाएगा? तो इसलिए हम लोग इन सब केसेस में रिएक्शन नहीं करा सकते। SH ग्रुप हो गया, इन सब केसेस में हम लोग रिएक्शन नहीं करा सकते। फिर उसके बाद हम लोग एक केस और लेके चल सकते हैं। अगर हम लोगों का ब्रिज हेड वाला कार्बन हुआ, अगर ब्रिज हेड कार्बन है, तब इस केस में भी हम लोग 2 रीजन मेंशन कर सकते हैं। पहला रीजन, न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच टू ABMO is hindered. Nucleophilic approach to ABMO is hindered. क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहुंच नहीं सकते, यहाँ देख करके मालूम पड़ रहा है रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल पहुंच भी गया तो भी हम लोगों का ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किए थे कि कार्बन वाले पार्ट से हेलोजन वाला पार्ट हट रहा होगा। तो जैसे एक चीज सोच के देखो कि अगर हेलोजन हट रहा होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट आ रहा होगा, तो बाकी जो तीनों ग्रुप्स हैं ये तीनों ग्रुप एक प्लेन में आएंगे, जबकि ब्रिज हेड का एटम कभी भी प्लानर नहीं हो सकता। इस चीज को हम लोग ब्रेड रूल बोला करते हैं। तो ये रीजन हम लोग सेकेंड पार्ट में मेंशन कर सकते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर भी गया तो भी ब्रिज हेड एटम can never be planar, therefore transition state cannot form। ब्रिज हेड एटम प्लानर नहीं हो सकता, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट कभी भी नहीं बनेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तुम लोग कैसे दिन भर फोन देखते रहता है भाई? फोन में देख के कैसे पढ़ाई कर लेता है? हम लोग एकदम आंख दर्द करने लग जाता है। तीन क्लास जिस दिन हो जाता है ना, उस दिन लगता है कि अब आंख दर्द कर रहा है। वैसे भी हम लोग दिन भर कंप्यूटर पे ही बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। 3 क्लास अगर हो गया तो फिर लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। हालत नहीं खराब होता है तो लोग। ये सुधांशु तो कौन से स्कूल में? चिन्मय में है ना? हाँ सर। GGPS का कोई है इसमें? कोई भी GGPS स्कूल का? GGPS स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन हो गया। प्रैक्टिकल एग्जाम आज ऑनलाइन में, पता कैसे एग्जाम दिया हमने? प्रैक्टिकल कॉपी स्क्रीन पे ऐसा दिखाना है पलट पलट के कि हम लोग प्रैक्टिकल लिखे है कि नहीं लिखे है। इस बार मतलब बहुत अननोन चीजें हो चुकी है, जो कि दुनिया में लगता था लोगों की इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, सब हो चुका है इस बार। चलो ध्यान दो। एक तो ये केस अपने को याद रखना है कि कौन कौन से कंपाउंड SN2 रिएक्शन नहीं दे सकते। दूसरा ये ध्यान रखना है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में वॉल्डेन इन्वर्जन होता है। बाकी प्रोडक्ट बनाना बड़ा सिंपल सा केस है।
प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग केवल लिविंग ग्रुप को हटाते हैं, न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर देते हैं, क्योंकि SN2 में जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है उसी पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, कोई रीअरेंजमेंट वाला पार्ट हम लोग के साथ नहीं हो रहा है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस, या फाइंड प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिख लो SN2 प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस, और इसके बाद फिर हम लोग आराम से E1 रिएक्शन E2 रिएक्शन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस, सबसे पहले वाले केस में CH3Br मान लेके चलते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग अगर NaSH के साथ कराते हैं तो सबसे पहला काम, थोड़ा ध्यान दो अभी, नोट मत करो, सबसे पहला काम जो हम लोग कंसिडर करेंगे उसमें ये देखना कि हम लोग का जो कंपाउंड है उसमें क्या चीज दे रखा है। तो मेटल के साथ एक नॉन मेटल दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल नॉन मेटल वाला पार्ट बचपन से सुनते आ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। आयनिक कंपाउंड मतलब Na+ अलग होगा और SH- अलग होगा। सल्फर के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब ये पार्ट अपना न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से यहाँ से Br को हटाएगा। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3Br वाला पार्ट में से Br हटेगा, यहाँ पे SH आएगा, और Br- जब हटेगा तो Na के साथ कंबाइन करके NaBr लिख सकते हैं। ऑल्दो NaBr से हम लोग को मतलब नहीं है, NaBr को हम छोड़ भी सकते हैं, बट हाँ ये है कि हम लोगों का CH3SH अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इस एक चीज का ध्यान रखना। मान लो ये कंपाउंड दे रखा कि यहाँ वाले पार्ट में Br है, यहाँ वाले पार्ट में CH3 दे रखा, H दे रखा और ड्यूटेरियम दे रखा, और इसका रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ करा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज ये देखो कि हम लोग का न्यूक्लियोफाइल क्या है ये पहचानना है, तो OH- न्यूक्लियोफाइल है अपना। और दूसरा, अगर SN2 रिएक्शन है तो SN2 रिएक्शन के टाइम पे वॉल्डेन इन्वर्जन होता है। प्रोडक्ट कैसे बनाना है हम लोग SN1 में सीखे थे कि अगर इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाना है तो ब्रोमीन के जगह पे OH कंसिडर कर लो, और क्योंकि इन्वर्जन करना है तो कोई भी एक स्विच कर लो, तो OH को पहले ब्रोमीन की जगह पे कंसिडर करो और चार में से कोई भी दो बॉन्ड को एक स्विच कर लो, या फिर ऑप्शंस को देख करके मैच करा लेना कि इस रिएक्टेंट में, मतलब ऐसा अगर मान लो कि रिएक्शन कराते तो हम पहले यहाँ से ऐसा सोचते कि हम लोग के ब्रोमीन की जगह पे OH आ गया, CH3 है, H और D है। अब इन चारों में से कोई भी बॉन्ड को स्विच कर लो, कोई भी दो बॉन्ड को स्विच कर लो, केवल एक स्विच, चार ऑप्शन में मैच करा के देखो कि उसमें क्या ऑप्शन है। अभी क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर सिनेरियो है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को स्विच कर ले, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हॉरिजॉन्टल को स्विच करना है। कोई भी एक बॉन्ड स्विच हो गया वो अपना आंसर आराम से निकल के आ सकता है। इस एक चीज का ध्यान रखना। मान लो, चलिए दोनों नोट करो पहले, फिर थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, उसके बाद के क्वेश्चन तुमको ट्राई करना है। फिर वो नीचे वाला माइनर केस में भी नहीं रहेगा। नीचे वाला माइनर केस में भी नहीं रहेगा। SN2 अगर होता है तो हमेशा हम लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनाएंगे। चांस ही नहीं है ना, जब तक न्यूक्लियोफाइल हटा नहीं है तब तक लिविंग ग्रुप आया नहीं है। तो एक ही बार में हट रहा है, एक ही बार में आ रहा है, तो जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप हट रहा है उसी उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो माइनर केस में भी ये चीज नहीं आएगा। ये बात है कि अगर एक रिएक्शन कराते हैं तो SN1 भी अल्काइल लाइट कर रहा है, SN2 भी अल्काइल लाइट कर रहा है, रिएक्टिविटी अलग है बट कर तो रहा है रिएक्शन। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन वो SN2 पाथवे के थ्रू नहीं बनेगा, वो SN1 का प्रोडक्ट रहेगा। मतलब SN1 होते हुए प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मान लो एक रिएक्टेंट दिया, पूछा प्रोडक्ट बनाओ, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ, तो रिटेंशन इन्वर्जन बनेगा। बट सारे पॉसिबल प्रोडक्ट में क्योंकि SN1 भी हुआ, SN2 भी हुआ, तो जाके सारे पॉसिबल प्रोडक्ट में चीज आया। अगर मेंशन कर दिया है केवल SN2 तो केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना है। अब BR लिख दें प्रोडक्ट में भी। अरे सॉरी सर, प्रिंटिंग मिस्टेक यार, मैं समझ लिया करो यार। यार इस बार बोकारो में एकदम मतलब गजब हो गया, गर्मी का मौसम ही नहीं आया 2-3 दिन के अलावा। 3-4 दिन आया था एक बार, फिर अभी 2-3 दिन आया था कुछ दिन पहले, बारिश ही बारिश। परसों तो बहुत तेज बारिश हुआ है, कल भी बहुत तेज बारिश हुआ, कल भी खूब बादल गरजा है। ऐसा डर लग रहा था कि अब तो गया, आज हो गया खत्म, 2020 लास्ट था। मेरा एक फ्रेंड है US में, उसका मैसेज आया था 5 सितंबर को, ऐसे ही मजे ले रहा था मेरे। तो हम पूछे करे क्या कर रहा भाई तुम US में, आग लगवा दिया है, दंगा फसाद करवा दिया है, कोरोना वायरस से पहले से करवा ही रखा था। तो बोलता है कि अरे यार 2020 में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इस बार। चलो क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे आते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, अगर Br CH3
HH3 ड्यूटेरियम, मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा और इसका रिएक्शन NaSH के साथ कराते हैं। तो अगर NaSH के साथ रिएक्शन कराए तो ब्रोमीन वाला पार्ट है जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है, हट सकता है। इसके अलावा कोई भी ग्रुप लिविंग ग्रुप नहीं है, मतलब रिएक्शन में केवल Br के जगह पे SH आएगा, ऐसा हम लोग को मालूम है। तो हम लोग जिस कार्बन पे रिएक्शन कराएंगे केवल उस पे ही इन्वर्जन होता है, ये एक पॉइंट ध्यान रखना। तो जिस कार्बन पे रिएक्शन होगा केवल उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगा। तो इस कार्बन पे SH माइनस वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से यहाँ से Br वाले पार्ट को हटाएगा। तो आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग के इस प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3 जैसा था वैसे ही रह गया। नीचे वाले पार्ट में कहीं कोई, चलो CH3 भी छोड़ देते हैं, नीचे वाले पार्ट में कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो ये कंपाउंड जैसा था एग्जैक्टली वैसे ही छोड़ना है अपने को। ऊपर वाले पार्ट में H, CH3 और SH, Br की जगह SH आ गया, लेकिन क्योंकि SN2 रिएक्शन हुआ है तो SN2 में वर्ल्डन इन्वर्जन कराना है अपने को। जब वर्ल्डन इन्वर्जन कराना है तो कोई भी इस कार्बन के 4 बॉन्ड में से आपस में स्विच कर लो। तो जैसे नीचे का ग्रुप थोड़ा बड़ा टाइप का, स्विचिंग करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाएगा। तो ऊपर और नीचे वाले पार्ट को जनरली स्विच नहीं किया जाता है, या फिर एटलीस्ट नीचे वाले को छेड़छाड़ मत किया करो। ऊपर के 3 बॉन्ड में से किसी भी 2 को स्विच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन जनरल प्रोडक्ट में हॉरिजॉन्टल वाले को स्विच कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हॉरिजॉन्टल वाला ही स्विच होगा। ऑप्शन के हिसाब से काम करना, कोई भी 2, मतलब SH को यहीं छोड़ दिया, इन दोनों को स्विच कर लिया, ये भी पॉसिबल हो सकता है। कोई भी 2 बॉन्ड को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल है। नोट कर लो और इसके बाद सवाल ट्राई करना शुरू करो। NaSH के नीचे 1 मोल दे रखा है, इसका मतलब हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में केवल NaSH 1 मोल लेकर के ही चल रहे हैं। तो अगर 2 जगह रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है तो किसी एक जगह रिएक्शन आराम से करा सकते हैं। ट्राई करते जाओ सवाल, पहले सवाल नोट कर लो, फिर उसके बाद ट्राई करते जाना।
चलो ट्राई करो सवाल लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो बता देना आराम से। कल तो नीट का भी एग्जाम है, कल देखो कैसा रहता है एग्जाम। 3-4 लोग तो है जो अच्छा एग्जाम दे सकते हैं। शशांक, सुधांशु, 12th में भी एक सुधांशु है, उसके बाद पावनी, अंकिता, नीतीश, उद्रिजा, 5-6 लोग हैं, मोहिनी, गुड़िया, 5-6 लोग हैं, 7 लोग हैं जो अच्छा नंबर ला सकते हैं। देखते हैं कल कैसा रहता है एग्जाम। तुम लोग ना डुबाएगा, नंबर नहीं लाएगा बहुत मार मारेंगे तुम लोगों को। तो जो लॉकडाउन है तभी भी इतना इतना क्लासेस लिया हम लोग, इतना टेंशन ले ले करके काम किए, घर से दूर रह करके टेंशन में कि लॉकडाउन है, कोविड है, पता नहीं क्या क्या है। तुम लोग अगर नाम खराब किया ना, तुम लोग रिजल्ट नहीं दिया ना, सबको घर आके मारेंगे। फुर्सत तो बहुत होगा हम लोग के पास उस टाइम पे। थोड़ा जल्दी ट्राई करना, 5 मिनट में डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक ठीक सवाल है। इतना भारी सवाल तुम लोगों को नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 तक का सवाल ठीक है डिसेंटली, बट उसके बाद ये सब सवाल 10-11 सवाल एक्सपेक्टेड नहीं है। 11 तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन इस तरह का सवाल करने आना चाहिए। एनटीए वालों को दिमाग खराब हुआ, पूछ लिया तो तुम लोग क्या करेगा, तो इसलिए ऐसा सवाल आना चाहिए।
सर इसमें नंबर ऑफ मोल्स के कारण कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या रिएक्शन पे? अगर दो जगह रिएक्शन की पॉसिबिलिटी तो एक ही जगह होगा। अगर दो जगह रिएक्शन हो सकता है तो कोई एक जगह कराओ। बन गया हो तो डिस्कशन करें, बता देना, नहीं तो फिर रुक जाएंगे 2 मिनट और। 2 मिनट का टाइम बाकी है, चलो ट्राई कर ही लो। चलो भाई डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, और बीच में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में
जैसे 1 मोल दे रखा है, तो इधर भी ब्रोमीन दे रखा है कार्बन पे, यहाँ भी ब्रोमीन दे रखा है। अगर दोनों जगह ब्रोमीन है लेकिन NaSH 1 मोल है, मतलब रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल केवल एक ही जगह पे जा सकता है। तो इन दोनों कार्बन में हम लोग ये देखेंगे कि रिएक्टिविटी ज्यादा किसका है। ये कार्बन 1 डिग्री है और दूसरा कार्बन वाला पार्ट 3 डिग्री। और 1 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करें तो इन दोनों में हम लोगों का जो 1 डिग्री है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, मतलब रिएक्शन इसी कार्बन पे होगा। यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, SH माइनस इस पे आएगा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में दूसरा ब्रोमीन जैसे था वैसे ही रह जाएगा, और उसके अलावा जहाँ पे SH है वहाँ पे हम लोग सॉरी Br है वहाँ पे हम लोग SH डाल सकते हैं। क्योंकि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई सवाल ही नहीं है, डायरेक्टली आराम से ऐसा आंसर दे सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में NaCN वापस से 1 मोल दिया, जबकि 2 जगह पे ब्रोमीन है, मतलब 2 जगह पे रिएक्शन हो सकता है। तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी के हिसाब से बात करें तो ऊपर वाले पार्ट में 3 डिग्री कार्बन, नीचे वाले पार्ट में 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन वाले पार्ट में ज्यादा रिएक्टिविटी 2 डिग्री कार्बन का होता है, मतलब यहाँ रिएक्शन होगा। तो CN माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से Br को हटाएगा, मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में ऊपर वाले कार्बन पे ब्रोमीन जाएगा और नीचे वाले कार्बन पे CN आराम से मेंशन कर सकते हैं, ये अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में 2 मोल दे रखा, जबकि यहाँ भी रिएक्शन हो सकता है क्योंकि क्लोरीन है, दूसरे कार्बन पे भी रिएक्शन हो सकता है क्योंकि ब्रोमीन है, तीसरे कार्बन पे भी रिएक्शन हो सकता है क्योंकि आयोडीन है। तो हम लोग का रिएक्शन 3 जगह पॉसिबल हो सकता है। अगर 3 जगह रिएक्शन पॉसिबल है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी RI का होता था, फिर RBr का होता था, फिर RCl का होता था, क्योंकि हम लोग का जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है वो इसी ऑर्डर में होता था। तो पहला रिएक्शन आयोडीन वाले पे होगा, दूसरा रिएक्शन ब्रोमीन वाले पे। तो SH माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको यहाँ से हटाएगा, दूसरा SH माइनस इसको इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से हटाएगा, मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में क्लोरीन जैसा है वैसे ही रह जाएगा। यहाँ वाले पार्ट में SH आएगा, यहाँ वाले पार्ट में SH आएगा। ये 2 प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में किसी को कोई परेशानी है तो फटाफट पूछ लो। कोई भी डाउट है किसी को क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में तो आराम से पूछते जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ऊपर वाले कार्बन पे ब्रोमीन है, नीचे वाले कार्बन पे क्लोरीन है। ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी ब्रोमीन का होता है, 1 मोल है तो ऊपर रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन ऊपर वाले में रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले कार्बन पे ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, रेजोनेंस हो सकता है। तो जो विनाइल हैलाइड है वैसा स्ट्रक्चर है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले कार्बन से अगर ब्रोमीन अटैच्ड है तो इस कार्बन पे रिएक्शन हो नहीं सकता। अगर रिएक्शन नहीं हो सकता है तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में ऊपर में ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता तब होता है जब नॉर्मल अल्केन होता, बट यहाँ तो लिविंग ग्रुप हट ही नहीं सकता है, तो रिएक्शन केवल नीचे वाले पार्ट पे होगा। यहाँ पे आराम से रिएक्शन करा के प्रोडक्ट Cl बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर यहाँ 1 मोल क्या एक्सेस भी दे रखा होता तो भी ऊपर नीचे रिएक्शन नहीं कराते, तभी भी केवल नीचे रिएक्शन कराते। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8 में ब्रोमीन है इस ऊपर वाले कार्बन के पास, नीचे वाले पे आयोडीन है, दोनों पे रिएक्शन हो सकता है बट एक ही मोल दे रखा, और ज्यादा रिएक्टिविटी आयोडीन का होता है, मतलब नीचे वाले कार्बन पे रिएक्शन वाला पार्ट होना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ऊपर ब्रोमीन CH3 और H जैसा है वैसा ही रहेगा, नीचे ड्यूटेरियम CH3 और आयोडीन की जगह पे SH एज्यूम किया और वाल्डन इन्वर्जन करा लिया। तो वाल्डन इन्वर्जन कराते वक्त कहीं पे भी 2 बॉन्ड को स्विच कर लिया आपस में, तो हॉरिजॉन्टल को करके आराम से प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये हम लोग के क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन नंबर 7, 8 में तो फटाफट बताओ। सर वहाँ पर SH होगा Cl के जगह पे। कहाँ? अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, SH। हाँ, और कोई डाउट किसी को? वाल्डन्स इन्वर्जन हम लोग सिर्फ फिशर्स पोजीशन में करते हैं। नहीं, वाल्डन इन्वर्जन हर जगह होता है। जो बॉन्ड जहाँ पे है लिविंग ग्रुप वाले पार्ट का, उसके अपोजिट में ग्रुप आएगा। बट एक चीज सोच के देखो कि अगर हम लोग का नॉर्मल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है तो इसमें सॉलिड है कि डैश है पता ही नहीं है, तो हम लोग वाल्डन इन्वर्जन करा के भी कहाँ पे ग्रुप को डालें, कुछ बोल थोड़ा ना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 में और कोई डाउट है तो पूछ लो, और नहीं है तो 9, 10, 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट पे ध्यान दो, वैसे इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं, थोड़ा ठीक ठीक सवाल है। SH माइनस आराम से रिएक्शन करके यहाँ से ब्रोमीन को हटाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा। अगर वाल्डन इन्वर्जन होगा तो ऊपर वाला ग्रुप सॉलिड पे था तो सॉलिड पे रह जाएगा, बट नीचे वाले ग्रुप में हम लोग के पास सॉलिड के जगह पे वाल्डन इन्वर्जन होने पे जो ग्रुप है वो डैश की तरफ से आएगा। तो सॉलिड की तरफ अगर लिविंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल नीचे से आकर के डैश की तरफ अटैच होगा।
कहीं कहीं पे इसका आंसर ऐसा भी रहता है, बट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं अगर देखा जाए तो। जो पहला वाला ग्रुप है उसको ऐसा पलट दो, तो पहले वाले ग्रुप में जो चीज सॉलिड की तरफ है, सामने आ रहा है, उसको जब पलटेंगे तो डैश की तरफ चला जाएगा, और जो चीज डैश की तरफ आ रहा है वो सॉलिड पे आ जाएगा। तो दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है। देख के ऐसा लग रहा है कि नीचे में इन्वर्जन नहीं करा है, बट एक्चुअल में पहले सिस स्ट्रक्चर था, अभी ट्रांस बन गया तो नीचे में इन्वर्जन हुआ है। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, अगर इस तरह का प्रोडक्ट हुआ तो इसीलिए इसको ध्यान रखना होता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में हम लोगों का CH3 जैसा है वैसे ही छोड़ दिया, H जैसा है वैसे ही छोड़ दिया। ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे था और C2H5 वाला पार्ट डैश पे था, तो ब्रोमीन की जगह पे OH आता और C2H5 वैसे ही रहता। कोई भी दो ग्रुप को आपस में इन्वर्ट करा लिया, तो हम लोग OH वाले पार्ट को डैश पे डाल देते हैं और C2H5 वाले पार्ट को सॉलिड पे डाल देते हैं। ये अपना प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ब्रोमीन के जगह पे OH कंसिडर करके कोई भी दो बॉन्ड में स्विच करा दो, अपना आंसर हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये जो दूसरा कार्बन है इस पे रिएक्शन नहीं हो रहा। जब तक एक कार्बन पे रिएक्शन नहीं होगा तब तक वहां पे हम लोग वार्लेन इन्वर्जन नहीं करा सकते। जिस कार्बन पे रिएक्शन होगा केवल वहीं पे वार्लेन इन्वर्जन होगा। मतलब अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे यहाँ पे हम लोग सॉलिड वाले पार्ट पे ब्रोमीन है, डैश वाले पार्ट पे H। जब वार्लेन इन्वर्जन होगा तो सॉलिड से SH को हटा के हम लोग कहीं भी डाल सकते हैं, तो हम लोग डैश पे डाल देते हैं, ज्यादा आसानी रहेगा। और हाइड्रोजन को सॉलिड पे डाल दिया। बट दूसरे साइड जो ग्रुप था C2H5 और H, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन हम लोग पुटअप नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा बोला जा सकता है। कोई डाउट यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 तक किसी को तो आराम से पूछ सकता है। बोलो भाई जल्दी, कोई डाउट यहाँ तक किसी को क्वेश्चन नंबर 11 तक? चलो अगर डाउट नहीं है तो हम लोग होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं। आज वैसे हम तो सोच रहे थे ज्यादा ही पढ़ाएंगे, लेकिन टॉपिक ही खत्म हो गया। हमको ध्यान नहीं था कि हम लोग को केवल क्वेश्चन डिस्कशन करना है। इसके बाद हम लोग E2 एलिमिनेशन का डिस्कशन करेंगे। E2 एलिमिनेशन का डिस्कशन में उसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, 1 घंटा का लेक्चर। इसलिए हम आज शुरू नहीं कर रहे उस चीज को। हम होमवर्क दे देते तो हम लोग को जो भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चन पे होमवर्क पहले ही दे देते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा। 1 मिनट। लेक्चर लेना हो तो लंबा लेक्चर लेंगे, और नहीं तो फिर हो सकता है ये क्लास थोड़ा एक्सटेंड करें, ताकि E2 एलिमिनेशन एक ही दिन में कंप्लीट करें। E2 एलिमिनेशन का स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करता है। इधर E2 एलिमिनेशन नहीं तो E1 एलिमिनेशन पूरा ही कंप्लीट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो भी शुरू करेंगे पूरा एक लेक्चर में कंप्लीटली खत्म करेंगे E1 एलिमिनेशन वाला पार्ट, क्योंकि दोनों टॉपिक उसी टाइप का है कि एक ही लेक्चर में खत्म करना होता है। फिर क्वेश्चन आराम से करा सकते हैं, बट लेक्चर एक ही में खत्म करना होगा अपने को। चलो ट्राई करके देखना है क्वेश्चन तुम लोगों को। तो एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 65 एक्सरसाइज 1। अच्छा हाँ, बुकलेट में होमवर्क भी तो दिया था। अगर कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हैं। पहले होमवर्क दे देते हैं, फिर उसका जो भी डाउट है उसका डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, 67, क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसको ट्राई करना, इसका आंसर निकालना, फिर आंसर देखना। वो आंसर तुम्हारा गलत होगा, ठीक है? फिर जो आंसर है ये सोचना कि आंसर कैसे बना सकते हैं, जो दिमाग में आता है। गूगल मत करना, पहले क्वेश्चन ट्राई करना खुद से, आंसर निकालना, फिर जो आंसर होगा वो गलत होगा डेफिनेटली। तो ये सोचना कि हम लोगों का आंसर आएगा कैसे, जो गिवन आंसर है वही आंसर सही है, ये आंसर आएगा कैसे ये सोच के देखना। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस तरह का सवाल तुम्हारे लिए बहुत ही रेयरली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मालूम होना चाहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सोच के देखना पहले सवाल को, अच्छा सवाल है। फिर उसके बाद E1, E2, E3, वो रिएक्शन तो बताया नहीं अभी।
कोहली के नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा मिक्स्ड अप क्वेश्चन होता है, तुम लोग के बुकलेट को अगर फिर से शुरू से हमको सही करवाना पड़ेगा पूरा। ऑल चैप्टर वाइज तो मिक्स्ड अप ही ठीक है, बट अदरवाइज बहुत सारे वर्कशीट बनवा देंगे तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 एक्सरसाइज 6 का अल्काइल हाइड एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 38 44 41। ये पॉइंट हम लोग कभी डिस्कस किए हैं क्या कि एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप अनस्टेबल होता है? कभी भी डिस्कस किया है क्या? बताओ कोई। यस सर किए थे। ओके अच्छा, लेकिन अभी भी इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है रहने दो। $53 51 56 59। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चंस कर पाएंगे क्योंकि अल्कोहल में तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं थे। इतने क्वेश्चंस ट्राई करके देखना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आराम से इवन एलिमिनेशन या फिर E2 एलिमिनेशन, जो मेरा मन करेगा उन दोनों में से कोई एक टॉपिक शुरू करेंगे। पूरा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में ही खत्म होगा, उसके बाद फिर हम लोग उसके नेक्स्ट लेक्चर में जो भी बच जाएगा E1 E2 में से उस चीज का डिस्कशन करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में बुकलेट में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन पोस्ट किए थे उसमें डाउट था। 2 क्वेश्चन पोस्ट किए थे उसमें डाउट था, 1 मिनट पोस्ट देख लेना तो तुम्हारा। SNAR भी कुछ होता है ना रिएक्शन? हाँ बेंजीन रिंग में होता है, वो हम लोग जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं तब पता करते हैं, अभी नहीं करते। क्यों? नहीं सर ऐसे ही पूछे। ओके 1 मिनट सवाल इधर लाने दो। डाउट क्लासेस, डाउट सेशन, डाउट। ओके एक डाउट तो हो गया, दूसरा ये तो डाउट है। यार ऑल्दो पता है ऑनलाइन क्लासेस में मजा तो नहीं कि अरे वन नोट में पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, मस्त एकदम आराम से सिस्टम से
क्वेश्चन उठा के डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हम तो प्रोजेक्टर लगवा लेंगे, आराम से प्रोजेक्टर में पढ़ेंगे। चलो 49 नंबर वाले पार्ट में, द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल लाइट बाय एक्वस NaOH इज बेस्ट टर्म्ड एज। तो ये कैसा सवाल हो गया भाई, ये कैसा डाउट है? हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? वाटर के साथ रिएक्शन। और अगर अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराते हैं और उसमें भी एक्वस मीडियम दे रखा, तो H2O दे रखा, तो OH माइनस इसको आराम से हटाएगा यहाँ से, या H2 वाला पार्ट इसको हटाएगा यहाँ से। कुछ भी हो, दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फोर्थ ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक, ये तो तुम्हारे बुकलेट में शायद आज ही होमवर्क दिया मैं, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आया चंदन? यस सर। ओके। उसके बाद द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज, क्योंकि यहाँ का जो रेडिकल है वो इस बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं होता है। तो बेंजीन रिंग वाले पार्ट में हम लोग का 6 p ऑर्बिटल है और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसा होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं होना चाहिए वैसे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोलना चाहिए थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ा गलत लिखा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो 6 है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोलना चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा गलत है। 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिंग का पार्ट नहीं है, मतलब कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट तो है बट रिंग का पार्ट नहीं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो टोटल 7 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग एक रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं इसकी बात करते हैं। तो रिंग के अंदर तो टोटल 6 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कंपाउंड वाला पार्ट एरोमेटिक नेचर का होगा, वो बाहर वाला कार्बन, मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड सही है, थोड़ा गलत है यहाँ पे। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था वहाँ पे, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? अगर ये तुम्हारे टेस्ट का पेपर दिख रहा है, अगर टेस्ट के पेपर में इस तरह कोई गलती होगा तो क्वेश्चन को रिपोर्ट कर देना, ताकि क्वेश्चन को हम लोग वहां से ही देख लें। अगर कोई डाउट होगा तो मतलब डाउट होगा तो चलो हमसे पूछ लो, बट डाउट होने के बाद अगर उसमें कुछ गलती दिखता है तो उसको रिपोर्ट कर देना, ताकि उसमें हम लोग करेक्शन कर पाए आराम से। हम लोग क्वेश्चन बैंक अपने आप उस तरीके से सही होता चला जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ, इसके अलावा और किसी को बुकलेट में कोई डाउट है किसी को? तो अगर बुकलेट में किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर 8 और लेक्चर 9 दोनों इसी में कवर कर दिया है, तो यही लेक्चर तुम लोग को भेज देते हैं 1 मिनट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग E1 E2 में से कोई एक रिएक्शन, दोनों में से कोई भी रिएक्शन शुरू करेंगे, एक लेक्चर में खत्म होगा, और उसके अगले दिन में फिर बाकी बचे हुए रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ रहे हैं, लेकिन कोई टॉपिक नहीं बताने को, तो नेक्स्ट क्लास में आराम से कर लेते हैं। चलो।